स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ। मेरा नाम है रणधीर सिंह और आज हम एक बेहतरीन आरटीआई के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो लास्ट 3-4 दिनों में इसने काफी मीडिया कवरेज की। दोस्तों, इस आरटीआई रिपोर्ट में यह बताया गया कि किस तरीके से लास्ट 10 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी को कमजोर किया, किस तरीके से सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की पोजीशन थी उनमें आईएएस ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के बजाय नॉन आईएएस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जा रहा है। दोस्तों, अगर मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी पोजीशन की बात करूं तो जब आप आईएएस बनते हैं तो आईएएस बनने के बाद आप 16 साल के सर्विसेज के बाद यू रीच एट ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल। और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की पोजीशन बहुत पावरफुल है। ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के विंग का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। और मैं आपको बता दूं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पोजीशन वाज क्रिएटेड इन 1920s, यानी प्री इंडिपेंडेंस से ये एग्जिस्ट करती थी। और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है उसका काम होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का, पॉलिसी मॉनिटरिंग का। तो आप समझ लो किसी भी डिपार्टमेंट में इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और अब देखा जा रहा है कि एक टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, एक नहीं होता, राइट। देयर आर मोर देन 150-200 ज्वाइंट सेक्रेटरी। अब देखा गया मैक्सिमम जो ज्वाइंट सेक्रेटरीज होते थे दे आर आईएएस ऑफिसर्स। Only IAS officers were appointed as a what? Your joint secretary. But अब क्या देखा गया लास्ट 10 सालों में, यह आरटी रिपोर्ट यह बता रही है कि प्रेजेंट जो है 236 आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे। इन 236 ज्वाइंट सेक्रेटरी में से मेरे दोस्तों 80 जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी दे आर आईएएस ऑफिसर्स। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ओनली 33% ज्वाइंट सेक्रेटरी आर आईएएस ऑफिसर्स, रेस्ट आर नॉन आईएएस ऑफिसर्स। या तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी और सर्विसेज उठाया, रेवेन्यू से उठाया, अकाउंट से उठा लिया, या आपके रेलवे से उठा लिया, या वो आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स को हायर किया गया। अगर मैं आपको बताऊं 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली थी दैट दे वांट टू हायर प्रोफेशनल्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एट व्हाट पोजीशन? ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी पोजीशन। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे थे कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी जो है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करता है, ना कि वो आपके मल्टीपल सेक्टर्स में डील करता है। और एक आईएएस ऑफिसर 16 साल की सर्विस के बाद जब वहां पे पहुंचता है तो उसका तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक्सपर्टीज होता नहीं, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में सर्व करता है। तो इसकी वजह से वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर की एक्सपर्टीज नहीं ले पाता। और उस वजह से क्या दिक्कत आ रही है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन में काफी डिले हो जाता है। इसलिए वी आर थिंकिंग ऑफ हायरिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर जिनका मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस होगा किसी भी सेक्टर में, और उनको हायर करके हम किसी डिपार्टमेंट के विंग का क्या बना देंगे? ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देंगे। बात तो बिल्कुल सही है, राइट। लेकिन इसमें और भी दिक्कतें थे। एक्सपर्ट्स का कहना है दिस इज नॉट ओनली द रीजन कि भाई हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर या नॉन आईएएस ऑफिसर्स को हायर कर रहे हैं। इसमें एक रीजन ये भी है कि आईएएस ऑफिसर जब आईएएस ऑफिसर बनता है तो पहले वो स्टेट गवर्नमेंट में सर्व करके फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सस्पिशियस है कि जब एक आईएएस ऑफिसर को हम स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल डेपुटेशन पे लाते हैं तो वो उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ होती है, वो अपने स्टेट की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन और प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं हो पाती। और अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ये भी, और अकॉर्डिंग टू रिटायर्ड ऑफिसर्स ये भी है कि दोस ऑफिसर्स व्हिच आर हायर्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एट अ सेंट्रल डेपुटेशन लेवल, ठीक है, दे आर नॉट रिलायबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब प्राइवेट सेक्टर का इनका तो कोई लिंक ही नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ये तो हमने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे उठाया, तो ये दे आर परफेक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट जिससे वो इनको कंट्रोल कर पाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अलावा एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे भी एक बात देखी गई है। अब देखो बच्चा, एडिशनल सेक्रेटरी जो है, अब हायरार्की की बात करूं तो इस सेकंड पोजीशन पे आता है, सेकंड पावरफुल पोजीशन है, राइट। फर्स्ट इज योर चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ज्वाइंट सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे भी इस आरटी रिपोर्ट में यह दिखाया गया है कि 112 आपके एडिशनल सेक्रेटरी में से आपके 37 एडिशनल सेक्रेटरी they belong to or they are from non-IAS services. They're from other IAS of services, या तो रेवेन्यू से या तो रेलवे से उनको हायर किया जा रहा है। तो यहां पे मैंने लिखा भी है इस आरटी रिपोर्ट की दैट द गवर्नमेंट इज हायरिंग देम फ्रॉम इधर रेलवे, रेवेन्यू, अकाउंट या तो प्राइवेट सेक्टर से। अब
इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे एलिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे लग रहा है, किस तरीके से गवर्नमेंट सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जा रही है। हमारा आपको पता है क्वासी फेडरल है, जिसको क्वासाई फेडरल भी बोलते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये ब्यूरोक्रेसी शिफ्ट हो रहा है, जिस तरीके से पॉलिटिकल शिफ्ट किया जाता है, आईएएस ऑफिसर्स दे आर रिलक्टेंट कि वो सेंट्रल डेपुटेशन पे जाएं। अब जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनका ये कहना है कि अब लास्ट 10 सालों से बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो सेंट्रल डेपुटेशन में जाने नहीं जाते, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनना नहीं चाहते। कारण क्या है ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं बनने का? वो ये बताते हैं कि भाई ज्वाइंट सेक्रेटरी का काम होता था पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का, डिसीजन मेकिंग का। वो डिसीजन मेकिंग अब उनके पास रहा ही नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग टॉप पोजीशन से आ रहा है, तो अब ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने का कोई फायदा नहीं है। और यह भी देखा गया है कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने आईएएस ऑफिसर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की डेपुटेशन में नहीं भेजती है। अब जब भी बाई चांस मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं और मुझे एक आईएएस ऑफिसर चाहिए मेरे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये अर्जी डालता हूं। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है मेरे दोस्तों, वो साइन करती है, उसके अथॉरिटी से मैं यहां पहुंचता हूं। उसके अथॉरिटी के बिना एक आईएएस ऑफिसर यहां नहीं आ सकता। रिसेंटली क्या पाया गया है मेरे दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ व्हाट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में यह पाया गया है कि अभी सेंट्रल लेवल पे सिर्फ कितने आईएएस ऑफिसर्स हैं, 442 आईएएस ऑफिसर्स हैं। रिक्वायरमेंट कितनी है बच्चा, 1469 रिक्वायरमेंट है। मतलब इतने सेंट्रल लेवल पे हमें आईएएस ऑफिसर चाहिए, बट इसके कंपैरिजन सिर्फ इतने ही आईएएस ऑफिसर सेंट्रल लेवल पे मौजूद हैं। कारण क्या है कि अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलाउ ही नहीं कर रही है राइट, जो इनकी क्लियरेंस चाहिए होता है, क्योंकि वो लिखते हैं नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस, कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके डेपुटेशन। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस दे ही नहीं रही है, तो 2021 में मेरे दोस्तों एक और कंट्रोवर्शियल मूव जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया, जो हालांकि फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। वो क्या था मेरे दोस्तों, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल में, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट करना। इसमें क्या अमेंडमेंट करने वाली थी सेंट्रल गवर्नमेंट, कि अब बदलाव क्या करना था कि एक रूल था कि आपको नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बदल दिया। ठीक है, कि एक ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट पर डेपुटेशन लेने से पहले स्टेट गवर्नमेंट से जो नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस चाहिए था वो उसको लेने की जरूरत नहीं है, वो सीधा आ सकता है। तो ये आरटीआई रिपोर्ट ये दिखाने की कोशिश कर रही है किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रही है। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन पे आप ये बात बताएं कि जो प्राइवेट प्रोफेशनल्स को जो हायर किया जा रहा है, ये जो लेटरल एंट्री स्कीम जो चलाई जा रही है राइट, और जो ये नॉन आईएएस ऑफिसर्स को ज्वाइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल पे हायर किया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू यू क्या ये सही है कि गलत है? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसके रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है, तो इस लेटरल एंट्री स्कीम और इस सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी की जो इरोजन हो रही है, जो वीकनिंग ऑफ सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी है, इसको जरूर अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि कभी भी आपको मेंस में यूपीएससी की तरफ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।